नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। हाई प्रोफाइल झड़प, दरअसल ये इसलिए हाई प्रोफाइल हो गई क्योंकि अयोध्या यानी कि आइकन और जिस तरीके से इसे धुरी बनाकर एक लंबे अरसे से राम मंदिर आंदोलन को लेकर जो राजनीति की कहानी है वो फर्श से लेकर अर्श तक सियासतदानों ने खूब भुनाया और हर एक राजनीतिक दल को मौका भी मिला। लेकिन 1998 के बाद से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की, 2024 में ये कहानी बदल गई और जब कहानी बदल गई तो घमासान शुरू हो गया। अयोध्या में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार मिली और हार की पड़ताल करने के लिए अब बीजेपी जुट गई है, यानी कि समीक्षा बैठकें शुरू हो चुकी हैं। और इसी बीच योगी सरकार के 2 मंत्री अयोध्या गए, तभी वहां महंत राजू दास आ गए और इस दौरान आईएएस अधिकारी भी मौजूद थे। बीजेपी की अयोध्या हार को लेकर राजू दास और आईएएस अधिकारी आपस में भिड़ गए। आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या में बीजेपी के लोकसभा चुनाव हारने के बाद विवादों का दौर जारी है। अयोध्या में योगी सरकार के मंत्री के सामने ही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और डीएम की नोकझोंक होने का मामला सामने आया है। बहरहाल महंत राजू दास की सुरक्षा हटा ली गई है, जिसके बाद राजू दास ने स्थानीय प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। कहा है कि हमारी सुरक्षा हटाना दुखद है और मुझ पर कभी भी हमला हो सकता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या है पूरा मामला? दरअसल राजू दास ने लोकसभा का परिणाम आने के बाद अयोध्या में तैनात कई वरिष्ठ अफसरों पर असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए हार का जिम्मेदार बताया था। अयोध्या में बीजेपी की समीक्षा के दौरान देर रात ये काफी हाई प्रोफाइल ड्रामा बन गया। ये हंगामा अयोध्या समेत पूरे यूपी में चर्चा का विषय बन गया। अयोध्या के सरयू अतिथि गृह में 2 मंत्री जयवीर सिंह और सूर्य प्रताप शाही गुरुवार को रुके थे। उसी समय हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास अयोध्या की हार के कुछ कारण बताने उनके पास पहुंच गए। इस दौरान अयोध्या में तैनात डीएम नीतीश कुमार भी वहां बैठे थे। लिहाजा जैसे ही हार के कारणों को लेकर राजू दास ने अफसरों की भूमिका के बारे में बोलना शुरू किया, वैसे ही आईएएस अफसर और राजू दास के बीच तू मैं शुरू हो गई। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम लोग सनातन के लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं और मैं आभार देता हूं जनता जनार्दन का कि तीसरी बार जनादेश मोदी जी को दिया। योगी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे देश में हम लोगों ने घूम घूम के प्रचार किया है। मैं भी 16 राज्य में चुनाव प्रचार किया और अब की बार 400 पार के नारा के साथ पुनः प्रचंड बहुमत के साथ पुनः मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार बनी है। इसके नाते कुछ अधिकारियों को अभी भी दिक्कत है, समस्या है। मुझको लगता है कि अभी भी उस मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी और योगी जी अच्छे नहीं लगते हैं। दुखद था हमारी सुरक्षा हटाए जाना और प्रशासन ने हमारी सुरक्षा को हटाया है, ये दुखद है, अति निंदनीय है। सिर्फ जनता की बात कर देना और हिंदुत्व की बात करना, बीजेपी के लिए लड़ना, बीजेपी के लिए झगड़ना, मोदी जी के लिए काम करना, योगी जी के लिए काम करना, मुझको लगता है ये कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। इसके नाते सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। इसके नाते मैं उच्च स्तरीय अधिकारी से निवेदन करता हूं कि सुरक्षा बहाल करें और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। वहीं राजू दास ने यह भी कहा है कि बातचीत को लेकर तमाम बातें हुई। इस दौरान अधिकारी से वाद विवाद हुआ। जब उनसे पूछा गया कि क्या बातचीत के दौरान अधिकारी उठकर चले गए, तो इस पर उन्होंने कहा, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। इस पर जिले के पुलिस कप्तान और डीएम ही बोल सकते हैं। डीएम जनता के सेवक हैं, राजा नहीं। राजू दास। आपको बता दें कि महंत राजू दास ने कहा कि जहां तक मेरी बातों का जिक्र है, लोकतंत्र में इतने पढ़े लिखे आईएएस पीएस अधिकारियों को हमारी बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए। क्या हम बात को कह भी नहीं सकते?
रख भी नहीं सकते? क्या लोकतंत्र में मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं ये कह सकूं डीएम साहब ये काम ठीक नहीं हो रहा है, जनता के हक में इसे ठीक करें? यह लोकतंत्र है, आप राजा नहीं हैं। यह राजशाही व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र में प्रजा राजा है और आप सेवक हैं। आप इतना भी सुनने के लिए तैयार नहीं है कि जनता को ये कष्ट है? महोदय, इस क्षेत्र में आप ध्यान दीजिए। मैं ये चीज कह दूं तो खराब हो गया, हम अपराधी हो गए। तेवरों में छिपा है भविष्य का आगाज। अब सवाल इस बात का है कि महंत राजू दास का बयान क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ाएगा? दरअसल राजू दास ने कहा है कि जब आपके कार्यकर्ता पीटे जाएंगे, कोतवाली में मारे पीटे जाएंगे और उनकी सुनवाई नहीं होगी तो यही होगा। ये अभी ट्रेलर है, साल 2027 में देखिएगा क्या होता है। हालांकि बताया जा रहा है कि महंत राजू दास का यह बयान आज की घटना से पहले का है और इसी बयान पर डीएम भड़के हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के आने के बाद में अयोध्या में आरोप और प्रत्यारोप का दौर इतना आगे बढ़ गया कि आज हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जब अयोध्या जैसी सीट हारी तो बीजेपी इस पे मंथन भी करना शुरू की और अयोध्या सीट हारने के बाद राजू दास महाराज ने बयान भी दिया कि आज अगर अयोध्या सीट हारी है तो इसके जिम्मेदार अयोध्या के शासन प्रशासन है। जिसके बाद राजू दास जी के सुरक्षा में तैनात थे 3 सुरक्षाकर्मी, जिसमें से 2 सुरक्षाकर्मी हटा लिए गए। 2 दिन पूर्व सरयू अतिथि गृह में बैठक हुई जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद थे। और जब राजू दास महाराज से पूछा गया कि हार का कारण क्या था, महंत हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हैं, उन्होंने सारा ठीकरा अयोध्या के शासन प्रशासन पर ठोक दिया और इतना झल्ला गए कि डीएम और एसएसपी को चोर भी बताया। जिसके बाद उनके जो सुरक्षाकर्मी थे उनको हटा लिया गया है। हालांकि जब इस पे जिलाधिकारी नीतीश कुमार से बातचीत करनी चाहिए तो उनका इस पे जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। लेकिन राजू दास लगातार जो है अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से ट्विटर पे भी जो ट्वीट करके अपने सुरक्षाकर्मी की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब इस मामले पर अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। प्रवेश पांडे, के न्यूज, अयोध्या। तो ये बात तो सच है कि राम मंदिर के आंदोलन ने देश की राजनीति को बदल कर रख दिया है और बदलाव क्या हुआ है ये साफ तौर पर अब नजर आ रहा है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वो कार्यक्रम भव्य और दिव्य बनाया गया और उसके बाद हर एक मंच से राम का जिक्र होता हुआ नजर आया। इसके बाद जो परिणाम निकलकर सामने आए उसमें हाहाकार मच गया और अब उसी और हार जीत की समीक्षा होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर ये पूरा हंगामा हुआ। हार का जो ठीकरा है महंत राजू दास ने प्रशासनिक आला अफसरों पर फोड़ दिया है और इसी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, क्योंकि सरकार के 2 मंत्री यानी कि फीडबैक देने के लिए बुलाया गया राजू दास को। वहां पर डीएम की मौजूदगी भी थी और आपस में तल्खी हुई, कहा सुनी हुई। बात विवाद इतना बढ़ गया कि अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करने के लिए महंत राजू दास पहुंचे। तो सूर्य प्रताप शाही, जयवीर सिंह ये मंत्री जहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इसके बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो कई सवाल उठा रही है कि आखिर क्या जो भारतीय जनता पार्टी है, एक तो सरकार और शासन और जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं उनके बीच सामंजस्य नहीं है, या जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रतिनिधि हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सभी आते हैं, उनमें वो एक तरीके से संगठित नहीं है। क्योंकि उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। इशारों ही इशारों में उन्होंने काफ़ी कुछ साफ कर दिया है और कहा है कि भाई अब हार के बाद अयोध्या के जो साधु संत हैं उन्हें कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश की जा रही है।
हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और आज इस मसले को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समाजवादी पार्टी से आनंद राय जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रेमकांत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राम किंकर जी महाराज हैं, धर्मगुरु हैं अयोध्या से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं, डॉक्टर अविरल मलिक जी से। डॉक्टर अविरल मलिक जी, क्योंकि अब जीत और हार की समीक्षा हो रही है, देखा जाए सरकार के 2 मंत्री क्या काफी नहीं थे? फीडबैक के लिए राजू दास गए और किस तरीके से यह बात विवाद बढ़ा, और ये बात विवाद बेहद अहम सवाल भी उठा रहा है। जी देखिए, महंत राजू दास जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। इस बात को अखिलेश यादव जी को समझ लेना चाहिए। उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से इस मामले के बीच में घुसने का प्रयास कर रहे हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उससे पहले समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव जी को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि किस प्रकार से इस तरीके से कार सेवकों के माथे में गोलियां मार मार कर, निहत्थे राम भक्तों के माथे में गोलियां मार मार कर सरयू जी में डुबोने का कार्य इनकी सरकार के दौरान हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान। इस बात को इन्हें याद रखना चाहिए। उसके साथ साथ जिस तरीके से ये राम भक्तों का विरोध करते रहे हैं, इस बात को भी नहीं ध्यान रखना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, हम संतों का निश्चित रूप से सम्मान करते हैं। इस बात को अखिलेश यादव जी को मालूम होना चाहिए। ये कैसा सम्मान है? और आप कार सेवकों की जिक्र कर रहे हैं, 90 के दशक का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद भी तो विधानसभा चुनाव कितनी बार समाजवादी पार्टी ने जीता, अगर विधानसभा का जिक्र किया जाए। और अभी 2024 की ताजा तस्वीर आपके सामने है कि समाजवादी पार्टी के जो अवधेश प्रसाद जी हैं, उन्होंने शिकस्त अच्छी खासी दी और उन्होंने ये साफ कर दिया कि भाई अयोध्या जो है किसी के बाप की बपौती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ये कब समझेगी? देखिए, उस घटना का चुनावों से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। चुनाव एक अलग विषय है और वो एक घटना एक अलग विषय है। उस घटना की क्लीन चिट इन लोगों को नहीं दी जा सकती है। चुनाव जीतने से किसी अपराधी को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है, उसके अपराधों से मुक्त नहीं किया जा सकता है यदि वो चुनाव जीत जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से जनता को मालूम है, राजू दास जी ने कहा कि भाई जो हार हुई अयोध्या की जनता ने जनाधार भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, उसका ठीकरा वो प्रशासनिक काला अधिकारियों पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, डीएम पर। बिल्कुल निश्चित रूप से इस विषय की समीक्षा की जा रही है और इसका आत्ममंथन निश्चित रूप से किया जा रहा है। चलिए, इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जो जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो जी सुन पा रहे हैं। हाँ सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से चुनाव आ रही है, कहीं न कहीं किसी न किसी गड़बड़ी के कारण आ रही है, या कार्यकर्ताओं के हिला हवाली से आ रही हो, या अधिकारियों के हिला हवाली से काम हुआ हो, इसमें मिली भगत की बू आती है। जिसमें इतना बड़ा अयोध्या प्रांत प्रतिष्ठा माननीय योगी जी ने किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, और फिर भी जनता ने उनको वोट नहीं दिया, उनके सांसद नहीं जीते। किसी न किसी गड़बड़ी कारण ऐसा हुआ है। इसमें तो बारीकी से जांच होनी चाहिए। जो इसमें लिप्त पाए गए पार्टी के अधिकारी पदाधिकारी, उनको तुरंत पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। चलिए, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शक हैं जो अपनी राय फिलहाल साझा कर रहे हैं। आनंद राय जी का रुख करेंगे इस मसले पर। आनंद राय जी, हालांकि एक्स पर पोस्ट किया है अखिलेश यादव ने भी, और साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि हार जीत की समीक्षा को लेकर ये पूरा हंगामा और राजू दास का बयान, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? जी मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे वो राजू दास हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, भारतीय जनता पार्टी किसी के है नहीं। ये लाशों पे राजनीति करते हैं। पुलवामा के शहीदों के लाशों पे इन्होंने राजनीति किया। और अगर ये कह रहे हमने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, तो भगवान राम ने ही जनादेश दिया है। अयोध्या में हम जीत के आए हैं। भगवान राम ने एक प्रचंड जीत का उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो भगवान राम से बड़े हैं आप उनके जनादेश का सम्मान नहीं करते। ये किसी की नहीं है।
अगर भारतीय जनता पार्टी की जरूरत खत्म हो जाए तो ये किसी कुत्ते की तरह ये भगा देंगे, डंडे से मार के भगा देंगे। तो इनके बस इनका लाभ कहाँ होना चाहिए, कहाँ किसको यूज करना है, सारे जहां भी इनकी समीक्षा हुई है वहां यही पता चला है कि कार्यकर्ता उपेक्षित है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी गई। किसी थाने चौकी पे अगर सुनवाई ले गए तो उनको मारा पीटा गया। अभी आए थे समीक्षा करके प्रदेश सरकार के मंत्री, अब ये बात निकल के आ रही है कि हमने सामान्य सीट पे एक दलित कैंडिडेट दिया और भगवान राम ने एक दलित को एक बड़ा आशीर्वाद दिया। हम लोग जीत के आए हैं। अगर राजू दास जी के साथ हो रहा है तो हम लोग के साथ, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। जो भी संभव मदद होगी हम लोग करेंगे। चलिए, हमारे साथ महंत जी भी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी। पहले महंत जी का रुख कर लेते हैं। धर्मगुरु जुड़े हुए हैं रामकिंकर जी महाराज। रामकिंकर जी महाराज, अयोध्या में जो फिलहाल अयोध्या में जिस तरीके से हार मिली भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद अब समीक्षा, और समीक्षा में भी हंगामा, इसे कैसे देख रहे हैं? और साथ ही अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया है, साधु संतों का समर्थन करते हुए इशारों ही इशारों में नजर आ रहे हैं। सोनी जी, जय जय श्री राम जी, सभी का स्वागत है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि राजू दास जी की सुरक्षा हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरक्षा दिया जाना चाहिए, अन्यथा कोई अप्रिय घटना होती तो इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। हार जीत की बात जहां तक आती है तो जिलाधिकारी के नियंत्रण में ये नहीं है कि वो किसी को हरा दे या जिता दे। अगर इस प्रकार होता तो भारत की जो निर्वाचन व्यवस्था है उस वक्त प्रश्न चिन्ह है। जिलाधिकारी किसी को हरा जिता नहीं सकता। मैं भी इलेक्शन डिपार्टमेंट में था पहले, जानता हूं वहां क्या हो सकता है। तो कोई हराया जिताया नहीं, ये सब अपने अपने जनप्रिय नेता या अपने कृत्यों के कारण। महंत राजू दास ने कह दिया अपने बयान में कि भाई ये तो ट्रेलर है, अभी 2027 का भी बाकी है। इशारों में उन्होंने भी सरकार को चिताया है। भविष्य क्या है वो बात की बात है, परंतु ये है कि मेरा कहना यह है कि निर्वाचन प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय सेना ने जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक किया या उरी वाला कांड हुआ उसमें स्ट्राइक किया, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाना ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अभी सपा के नेताजी बोल रहे थे कि सेना ऐसा किया वैसा किया। इन लोगों को देखिए, आप देश की व्यवस्था पर चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। आप चुनाव की हार जीत पर बात करिए, राजू दास ने क्या कहा उस पर बात करिए। जिलाधिकारी से राजू दास जी की झड़प जो हुई ये भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि जिलाधिकारी उस जिले का पूर्ण रूप से, आप ये कहिए कि प्रजा का सेवक भी है, परंतु ये कहने की बात है केवल। प्रशासन राजा होता है, प्रशासन राजा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर समीक्षा करनी चाहिए कि भाई अगर अयोध्या वासियों ने जनाधार जन समर्थन नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, इस पर मंथन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, बजाय राजू दास को ये कहने की कि भाई प्रशासनिक आला अधिकारियों की वजह से ये रिजल्ट निकलकर सामने आया है। इस बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। मयंक जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं इस मसले पर। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को, पैनलिस्ट को और आपको जय श्री राम कह रहा हूँ। मैडम, ये सरकार साधु संतों की बड़ी हितैषी रही है, इसलिए मैं इस समीक्षा बैठक में जो भी डीएम साहब उनके में जो भी टूटू में हुई उसमें कुछ पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन महंत राजू दास की सुरक्षा पुनः वापस की जानी चाहिए, बहाल की जानी चाहिए। अन्यथा कोई भी अपनी घटना होती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। और डीएम साहब किसी चुनाव को हरा दे जिता दें ये संभव नहीं है। हाँ, कुछ उनकी वजह हो सकती है जिसके वजह से उनका अपने में आपस में टूटू में हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, शुक्रिया मयंक जी जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। हालांकि ये इतिहास रहा है कि बदलाव अयोध्या में देखने को मिला है, और अयोध्या में देखा जाए राम मंदिर के नाम पर राजनीति भी खूब हुई और राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। प्रेम जी चेन्नई से अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं प्रेम जी। नमस्कार मैम जी। ये जो हार जीत की समीक्षा कर रही है बीजेपी वाले, वापस यूपी वालों को पागल बना रही है। आप देखिए, हमारे राम जी के ऊपर में जितने फूल नहीं चढ़े होंगे उतने हमारे मोदी जी के ऊपर में फूल बरसाते हैं।
3 दिन पहले सीएम जाके उनकी चौकसी करते हैं कि हमारे भगवान के भगवान आएंगे उनकी देखभाल करने के लिए, वहाँ पे नौटंकियां करते हैं। तो ऐसे क्या जनता जो जितनी है वो जो जानते हैं, एकदम लोअर क्लास के पीपल भी जानते हैं कि इतनी जो हमारे राम जी की सेवा नहीं होती है उससे मोदी जी की सेवा हो रही है। मोदी जी को क्या चीज का घमंड है वो ये बताइए। 100 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए एक एक लिफ्ट में उनके खर्चा हो जाते हैं, 200 करोड़ रुपए के फूल उनके ऊपर में बसा दिए जाते हैं। तो क्या पब्लिक बेवकूफ है क्या? और उसके बाद में जब दर्शन करने जाते हैं वो, और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अकेले जाते हैं जैसे एक राजा। ठीक बात, शुक्रिया प्रेम जी जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, प्रेमकांत तिवारी जी का रुख करेंगे। प्रेमकांत जी, फिलहाल इस जीत हार को कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से जब रिजल्ट निकलकर सामने आया, कितनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई आपने देखा, अयोध्या वासियों पर भी नाराजगी जाहिर की गई, ट्रोल किया गया कि भाई आप वहां पर अब जाएंगे तो वहां से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हालांकि ये बदलाव कोई नया नहीं है। ये बात अलग है कि 90 के बाद से बीजेपी को हार का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन ये 2024 का जो सच निकलकर सामने आ रहा है, क्या अभी भी गहनता से इस बात पर चिंतन और मंथन किया जा रहा है? चिंतन और मंथन तो देखिए, अभी वाराणसी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई थी उसमें ये आया था निकल करके कि लखनऊ और वाराणसी को छोड़ करके हर सीट पर समीक्षा की जाएगी कि क्या दिक्कत रही, क्या कमी हो गई, क्या लूपहोल रह गया, जिससे कि रिजल्ट्स उतने अपेक्षित नहीं आ पाए जितने की उम्मीद की जा रही थी। अब बात एक ये आती है कि यहाँ पर एक मुद्दा ये था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एक महंत के बीच में झगड़ा क्यों हुआ। जाहिर है कि एक महंत होने के नाते उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ और इन सब चीजों में सक्रिय रहते हैं, एक कार्यकर्ता और नेता की तौर पर सक्रिय रहते हैं महंत होने के बावजूद, तो चलिए ठीक है। और वो समय लेकर के गए थे सूर्य प्रताप शाही जी से, जो मंत्री जी थे वहां पर, और फीडबैक देने के लिए पहुंचे थे। और एक अधिकारी होने के नाते इस समीक्षा बैठक में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास वो पावर्स होती हैं कि वो कानून व्यवस्था से लेकर के सारी जिम्मेदारी, शांति बनी रहे, इन सब चीजों के वजह से वोटर्स को डाइवर्ट तो नहीं कर सकते ना। हाँ, लेकिन अब मुझको एक बात, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि महंत राजू दास और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बीच में कोई पहले से पूर्वाग्रह था, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के खिलाफ कुछ न कुछ असंतुष्ट पहले से थे और मसला कोई पहले से था। ये भड़ास निकालने का मौका उन्होंने पाया। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया कि व्यक्तिगत ऐसा कुछ रहा हो, इस वजह से ये विवाद बढ़ा। एक बात जैसे अभी देखिए संत जी ने कही, राम किंकर जी ने, कि भाई जिला अधिकारी का इसमें कोई रोल नहीं होता। देखिए एक बात हम आपको बताएं, पत्रकार होने के नाते इन सब चीजों में देखा गया है, अगर नहीं होता है तो फिर अपने मन का और अपनी पसंद का ये जो अधिकारी रखे जाने का एक सिलसिला चलता है जी। ये, और खासतौर से इलेक्शन के पहले अपॉइंट होने का, इसका एक बहुत बड़ा कारण और रहस्य होता है। ये जरूर हमको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये हर पार्टी करती है, इसमें मैं किसी भी पार्टी को अलहदा नहीं करता और किसी भी पार्टी को बहुत दूध का धुला नहीं कहता। ये दोनों सभी की भूमिका ऐसी रहती है, अपने मन के अधिकारी वो लोग रखते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि चुनावों के बाद में, नतीजों के बाद में बहुत से अधिकारी वहीं बनाए रखे जाते हैं, बहुत से अधिकारी तुरंत हटाए जाते हैं। बिल्कुल। तो ये भी उसी की ओर इंगित करता है कि आपके अगर मनपसंद नतीजे नहीं आए तो आपने या तो हटा दिया उसको, या इतना मन पसंद आ गया कि उस अधिकारी को आपने और भी बेहतर जगह पे भेज दिया। ये भी होता है कि इच्छा का पालन कर दिया। उस अधिकारी ने कहा कि साहब हमने तो देखिए इतना शानदार जो है वो अपनी भूमिका निभाई है,
हम ये चाहते हैं कि अब हमको यहाँ जिम्मेदारी मिले तो हम वहां पर भी आपके गुणगान गाएंगे और आपका बढ़िया सा काम करेंगे। ठीक बात। लेकिन कुल मिलाकर ठीक के है। एक बात हम आपको और बताएं सोनी जी वो ये कि दोनों ही जो आईएएस हैं अधिकारी, इनमें भी एक एयर्स होती है, इनमें भी एक ईगो होता है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि मैं एलियन, जो कोई मेरे सामने आता है वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को तो खुश करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन आला अधिकारियों पर देखा जाए तो राजनीतिक दबाव जिस कदर है उतना नहीं होना चाहिए, और शायद ये उसी का नतीजा है कि इस तरीके की बयानबाजी निकल कर सामने आती है। दर्शक जुड़े हुए हैं, वापस लौटेंगे। श्याम जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं श्याम जी। मैं श्याम सोनकर कानपुर से। सोनी जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ महंत राजू दास जी को सुरक्षा की क्या जरूरत है? उनको सुरक्षा की क्या जरूरत है? खुद ही सबसे बड़े संत हैं, भगवान राम के चरणों में है, उनको सुरक्षा की क्या जरूरत है? आज समीक्षा क्यों कर रहे हैं ये लोग? जब ना कार्यकर्ता का सम्मान होगा, पूरा अयोध्या के वासियों को उजाड़ दिया जाएगा, और आप यहाँ की समीक्षा कर रहे हैं। किसी का घर तोड़ देंगे, किसी का बसा बचाया परिवार उजाड़ देंगे, और आप समीक्षा के नाम पर ड्रामा। हालांकि इसको भी वजह माना गया श्याम जी। बिल्कुल। अंदर झांक देखिए तो आपने कितना सम्मान किया है, पब्लिक को क्या सम्मान दिया है आपने? ठीक बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा को समझना पड़ेगा पहले। शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। गिरीश शुक्ला जी अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं गिरीश जी। ऐसी जो बातें सुनने में आई हैं कि भाई डीएम ने चुनाव हरवा दिया, इसका मतलब कुछ चुनाव डीएम जितवा भी देते हैं, ऐसा भी हुआ होगा। खैर मैं उन बातों में राजनीति नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इस मंदिर को बनाने में हमारा अहम किरदार है, गुप्त रूप से है सब सेवा हमारी, और इसको भगवान कृष्ण ने बनाया है इस मंदिर को। किसी के माई के लाल में ताकत नहीं जो उसको बना दे। ये नारे लगा रहे थे, जो राम को लाए हैं उसको लाए ले, ये मजलूम गरीब मजदूर इस मंदिर को लेके आए हैं। इसको कोई मोदी या कोई योगी लेके नहीं आए इस मंदिर को। इसलिए मजलूमों की जीत हुई, मजदूरों की जीत हुई, भगवान ने उन्हें जिताया है, क्योंकि भगवान के वही असली भक्त हैं। आप तो धोखा देते हैं, इसीलिए तो ये पूरा हो हल्ला है। गिरीश जी शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। झड़प अब हाई प्रोफाइल हो चुकी है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट सामने आया उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी की जो सीटें रही उसको लेकर झटका भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ नजर आया, और इस हार जीत की समीक्षा को लेकर जगह जगह से वो हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई। चाहे सहारनपुर का जिक्र किया जाए, सिद्धार्थनगर का जिक्र किया जाए, और अब अयोध्या जो कि हॉट सीट में से एक सीट, और इस सीट को लेकर हार जीत पर मंथन के साथ, समीक्षा के साथ ये पूरे हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। अरुण अवस्थी जी, देखा जाए अवधेश प्रसाद जी और साथ ही श्री राम मंदिर को लेकर आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से इसे धुरी बनाकर हर एक मंच से राम मंदिर का जिक्र किया, और ऐसा लगा ये नारा भी निकलकर सामने आया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ अलग नजर आया। इसे कैसे देख पा रहे हैं और वजह क्या भाप पा रहे हैं? सोनी जी बिल्कुल समझिए इसको, चूंकि 24 से पहले राम मंदिर निर्माण और स्थापना पर्व जो जिस तरीके से बड़े धूमधाम से मोदी जी पहुंचे और वहाँ पे एक बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ, तो कहीं ना कहीं एक पूरे यूपी को और बल्कि कहें तो पूरे देश को एक संदेश ये लोग दे रहे थे कि अयोध्या से हम सत्ता तक पहुंचेंगे, अयोध्या को दिखा करके सत्ता तक पहुंचेंगे, राम जन्मभूमि की बात करके सत्ता तक पहुंचेंगे। लेकिन बेसिक चीज है कि जिस तरीके से ना तो मंदिर के सहारे पहुंचा जा सकता है, ना तो मस्जिद के सहारे पहुंचा जा सकता है, पहुंचा जा सकता है कार्यकर्ता के सहारे, और कार्यकर्ता निश्चित रूप से निराश था, और उस निराशा का ये परिणाम है। और अगर बात करें जिस तरीके से सरयू अतिथि गृह में दो मंत्रियों के बीच में राजू दास महाराज वहां पहुंचते हैं और वो अपना फीडबैक दे रहे होते हैं, वहां पे आईएएस जो उस जिले के जिलाधिकारी होते हैं वो वहां रहते हैं, और उस फीडबैक को के बीच में ही वो विवाद का स्वरूप ले लेता है दोनों लोगों के मध्य में। तो निश्चित रूप से चूंकि जहां समीक्षा बैठक होती है वहां कार्यकर्ता को बुलाया जाता है फीडबैक देने के लिए। मैं तो ये मानता हूं कि वो फीडबैक देने गए थे, इसको इस तरीके से लेना ही नहीं चाहिए था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि आपस में विवाद हो जाए। लेकिन इतना जरूर है कार्यकर्ता फीडबैक देने गया था, और कार्यकर्ता के फीडबैक से ही
आगे की जो दूसरा चुनाव होता है, आगे का चुनाव होता है, आगे किस तरीके से चलना, इस तरीके से देखना, ये देखा जाता है। अगर आज की ही बात कर लें तो आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी हैं, कई चैनलों में आपने भी देखा होगा कि वो आज फीडबैक लेकर के ही जेपी नड्डा जी से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले और बताया कि यूपी में कहां दिक्कत है। तो उसमें एक बिंदु ये भी बताया है कि मतदाताओं के नाम, जो हिंदू मतदाताओं के नाम थे, वो कई जगह काटे गए। तो ये किसके सहारे होता है, इसका ये कौन व्यवस्था देखता है? तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें जो राजू दास कह रहे हैं, इसको आप इस तरीके से देख सकती हैं, क्योंकि मतदाताओं के नाम कटने का मतलब है कि बीएलओ से ऊपर और उसके ऊपर एसडीएम, नायब तहसीलदार, फिर एसडीएम और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चूंकि नाम बढ़ाना घटाना इसकी एक प्रक्रिया है और इस पर चूंकि अब सवाल उठ गया है, खुद प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि नाम काटे गए। अगर नाम काटे गए तो इसमें भूमिका किसकी थी? तो प्रशासन पर अगर इस तरीके के आरोप आ रहे हैं तो इसको किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चूंकि ये कार्यकर्ताओं का फीडबैक है। और अगर दूसरी बात देखें तो कार्यकर्ता निराश है इसमें नहीं, चूंकि आज की डेट में जिस तरीके से चुनाव से पहले भाजपा का दावा होता था कि सबसे बड़ा संगठन भाजपा के पास में, बिल्कुल पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष के बीच में भी कई और कड़ी है, लेकिन रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। 19 में हम जहां थे वहां से हम आधे पर हैं, और जितने पर हम हैं आज, अगर उसको देख ले 33 सीटें भाजपा जीत पाई है। तो समीक्षा तो करने की बात सही है कि समीक्षा करना भी चाहिए, लेकिन ये मंथन भी करना चाहिए कि आखिर कार्यकर्ता निराश क्यों था और कार्यकर्ता ने वो मेहनत क्यों नहीं की। बिल्कुल, जिस मेहनत से पिछली बार 2024 में या 2019 में 2024 के विधानसभा चुनाव में ये जिस तरीके से पहुंचे सत्ता के करीब या सत्ता पे योगी जी बैठे हुए हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत। 19 में मोदी जी यहां से जो सीटें लेके गए तो उससे आधी सीटें नहीं मिली इस बार 24 में। तो कार्यकर्ता की निराशा है और कार्यकर्ता से फीडबैक लेना भी चाहिए, किसी भी पार्टी को लेना चाहिए समीक्षा के दौरान। और उसमें अगर ये इस तरीके से हो रहा है, किसी भी सीनियर कार्यकर्ता के साथ, जूनियर कार्यकर्ता के साथ हो रहा है कि समीक्षा बैठक के दौरान एक विवाद होता है और विवाद के बाद में उनकी सुरक्षा वापस ली जाती है, तो ये खैर उनका इंटरनल मामला है। लेकिन अगर इसको इस तरीके से देखें, फीडबैक कार्यकर्ता ही देता है कि दिक्कत कहां रही। अब वो दिक्कत जहां पे रही उसको उनके बड़े जो नेता हैं उनको समझना चाहिए और उस दिशा में आगे चलना चाहिए। लेकिन जो उस दिन हुआ सरयूतीत गृह में, वो ठीक नहीं रहा, ये जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल, जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ और ये स्थिति यहाँ तक क्यों बनी, कैसे बनी, इस पर भी मंथन होना चाहिए। और कहा जा रहा है कि राजू दास सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलने के लिए पहुंचे, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, मिलने से इनकार कर दिया गया। ये भी अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है। अरुण जी, बिल्कुल सीएम से मिलने गए थे और बताते हैं कि वहां पे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, उसके बाद वो वापस भी आए। लेकिन इसमें जिस तरीके से राजू दास ने इस चीज को मुद्दा बनाया है सुरक्षा का, क्योंकि सुरक्षा देना सरकार का काम होता है और सुरक्षा वापस लेना भी सरकार का काम होता है। तो उन्होंने हो सकता है उस समय सुरक्षा की आवश्यकता रही और जिला प्रशासन ने रिपोर्ट दी और उनको सुरक्षा मिल गई। अब उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों की भी सुरक्षा वापस ली जाती है। राजू दास का ये मानना है कि भाई उन्हें जान से मारने की धमकियां कई बार मिल चुकी। हालांकि 3 गनर थे और 2 गनर चुनाव के दौरान ही हटा दिए गए थे और 1 गनर जो अभी प्रेजेंट टाइम में थे वो भी सुरक्षा फिलहाल हटा दी गई है। तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि भाई क्या अब साजिश रची जा रही है, क्या उनकी हत्या कराए जाने की साजिश रची जा रही है, ये भी उनके बयान में निकलकर सामने आया। सुन जी, हो सकता है, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि जब सुरक्षा दी जाती तो पुलिस के द्वारा एक जांच कराई जाती है, एलआईयू जांच करती है और एलआईयू बताती है कि किस तरीके से कितनी सुरक्षा की आवश्यकता है। और जब सुरक्षा वापस होती, चूंकि इसका भी एक वो है कि 6-6 महीने में इसका एक जांच होती रहती है। लेकिन इस झड़प के तुरंत बाद अगर ऐसा होता है तो सीधा सीधा इससे ये जुड़ जाता है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता का रुख करेंगे, डॉक्टर अविरल मलिक जी का। अविरल मलिक जी, एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, क्या वो संगठित नहीं है? क्योंकि ये सवाल अब संघ प्रमुख भी उठा रहे हैं। जी देखिए, निश्चित रूप से संगठित है। किसी प्रकार की कोई समस्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नहीं है। ये जिस प्रकार से अपना एजेंडा चलाने का कार्य किया जा रहा है,
विपक्ष के द्वारा, विशेष रूप से एनडीए गठबंधन के लोगों के द्वारा ये अपना एजेंडा चला सकते हैं, ये इस प्रकार की बयानबाजी कर सकते हैं, अखिलेश यादव कुछ भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो ग्राउंड की स्थिति कोई है, बात जो नहीं, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये तो समझना चाहेंगे ना कि आखिर अयोध्या उत्तर प्रदेश की जो सीटें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, 80 लोकसभा सीटें, यहाँ की परफॉर्मेंस, इसको तो थोड़ा लेकर भारतीय जनता पार्टी मंथन करेगी कि नहीं करेगी? विपक्ष क्या कह रहा है उसको आप दरकिनार कर दीजिए। इस विषय पर कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित हम इस विषय पर आत्मंथन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जहां तक संगठित होने की बात है, तो अगर संगठित भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार सत्ता में आती? भारतीय जनता पार्टी संगठित है, संगठन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, हमारा पद पाना उद्देश्य नहीं है, सत्ता में आना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है जनता की सेवा करना। राष्ट्र सर्वोपरि हमारे लिए है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए स्वार्थ सर्वोपरि है, ये स्वार्थ सर्वोपरि के आधार पर काम करते हैं, हम जनहित सर्वोपरि के आधार पर कार्य करते हैं। यही फर्क है समाजवादी पार्टी में, एनडीए गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी में। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास की गंगा 10 साल देश में बही है, उसको देखना चाहिए। और कोई भी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हो, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हो, एनडीए गठबंधन का प्रवक्ता हो, ये केवल यदि याद रखते हैं, इनकी याददाश्त यदि काम करती है तो वो 2014 तक ही करती है। ये 2014 से पीछे जाना ही नहीं चाहते, ये केवल बोलते हैं 10 साल में ये हुआ। अच्छी बात है अविरल जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी देखा जाए तो राम मंदिर के मुद्दे को या मसले को धुरी नहीं बनाया जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। फिर उन्हीं विकास योजनाओं का ही जिक्र, जनहित में जो विकास योजनाएं चलाई गई उन्हीं का सिर्फ जिक्र करना चाहिए था, तो ये परिणाम शायद निकलकर सामने नहीं आते। हालांकि ये भी एक मंथन का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नरेंद्र कुमार जी, इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आनंद राय जी, आपका रुख करते हैं, पहले दर्शक की राय साझा कर लेते हैं। आनंद राय जी, नरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका नरेंद्र जी, अपनी राय रख सकते हैं। नरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है, अगर वापस से जुड़ते हैं तो जरूर साझा करेंगे। आनंद राय जी। जी अभी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि निस्वार्थ भाव से सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे डीएम एसपी जनता के जनसेवक हैं, वैसे ही नेता भी जनसेवक होता है। अगर वो अपनी बात लेकर जाता है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। तो वो तो तानाशाही रवैये से योगी आदित्यनाथ जी ने उनको इतनी छूट दे रखी है अधिकारियों की कि जाने के बाद वो कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। कोई भी जन नेता जाके अपनी बात को कर रहा है कि ये समस्या है, तो जाओ देख लेंगे, उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जब नेताओं का काम नहीं होगा तो जनता उपेक्षित होती है अपने नेता से बात करने में। जो नहीं होता है तो वो दूसरा रवैया अपनाती है। और भगवान राम पे कितनी एडवर्टाइजिंग हुई, कितने लाख करोड़ का इन्होंने खर्चा किया, आपको सभी पता, जितने पैनल में बैठे समूह के लोग हैं सभी को पता है, लाखों करोड़ों रुपए का इन्होंने खर्चा किया। और भगवान राम ने क्या जनादेश दिया? क्योंकि आपकी नीयत में खोट था, आपकी सोच में खोट था, इसलिए भगवान राम ने भी आपको औकात याद दिला दिया। और ये मत भूलिए, आप पूर्ण बहुमत में नहीं हैं, आप किसी के सहारे सरकार चला रहे हैं, ये कभी भी गिर जाएगी। और इस बात का घमंड मत करिए प्रवक्ता महोदय, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 2, 4, 6 महीने इससे ज्यादा आपकी सरकार नहीं चलने वाली है, इंडिया गठबंधन की सरकार चलने वाली है। चलिए, आगे समाजवादी पार्टी का भविष्य भी पता होगा। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आनंद राय जी, भविष्यवाणी कर रहे हो आप, तो फिर आगे क्या कुछ समाजवादी पार्टी का भविष्य रहने वाला है? 2027 की रूपरेखा अभी से तय कर ली क्या आपने? घमंड चूर होने की बात किया है, भगवान राम ने घमंड चूर किया है। और बहुत ज्यादा तानाशाही चलती ना, हिटलर शाही चलती नहीं है, ऊपर वाला सब देखता है। औकात याद दिला राम किंकर जी का रुख करेंगे, इसके बाद प्रेमकांत जी का रुख करेंगे। राम किंकर जी, श्री राम मंदिर इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, और अयोध्या में खासतौर पर फोकस इस बात को लेकर रहा
लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बहुत ज़्यादा लोगों ने नाराज़गी भी अयोध्या वासियों के प्रति जाहिर की अपने अपने तरीके से। और अब राजू दास का बयान निकलकर सामने आ रहा है। किस तरीके की समीक्षा के बाद राजनीति शुरू हो गई है, क्या भविष्य 2027 का नजर आ रहा है? सोनी जी, भविष्य कोई बोल नहीं सकता, भविष्य वक्ता हम लोग नहीं है। यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से राजू दास जी का जिलाधिकारी से विवाद हुआ। तो ये विवाद जिस तरह से समीक्षा बैठक में हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि राजू दास जी अपनी बात लेकर गए और हो सकता था, जैसा कि तिवारी जी ने कहा, कि पूर्वाग्रह से ग्रसित कुछ मामला था कहीं से, जिसके कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। वस्तुतः सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है और प्रशासन सुरक्षा समय समय पर निरीक्षण करा के देता लेता रहता है, जैसे अवस्थी जी बताए। तो अब इस मुद्दे को लेकर के जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो अगर आज भाजपा यहाँ हारी है तो क्या ये नहीं हारे हैं, ये भी तो सब तरह से हारे। इनकी तो जीत ही बता रही है कि 1998 के बाद ये जीत 2024 में मिली समाजवादी पार्टी को। लोकसभा नहीं, समाजवादी पार्टी को जीत नहीं मिली, जीत मिली गठबंधन को। बिल्कुल, अहंकार को हार मिली है, जीत मिली गठबंधन को। इसमें गठबंधन जीता है और भाजपा कहीं न कहीं आत्ममंथन करे, अपने कार्यकर्ताओं की बात सुने और निष्पक्ष होकर जो आज जीत कर आए हैं लोकसभा के सदस्य महोदय, उनको भी राम जी कृपा करें उन पर, और अयोध्या का विकास होता रहे। अयोध्या की ओर वो भी ध्यान दें। और हम तो जनता चुनती है, इसलिए चुनती है कि वो विकास करेगी। ठीक, हमारे साथ प्रेमकांत तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेमकांत जी, अभी आप अरुण अवस्थी जी को आपने सुना, उन्होंने कहा हिंदू मतदाताओं के जो नाम हैं वो काटे गए, ये किसके दायरे में आता है? ये एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगा। 90 के बाद बीजेपी महज एक बार हारी और इसके बाद 2024 की तस्वीर आपके सामने है, वजह? देखिए अवस्थी जी, यहाँ पर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार किसकी थी? जो हिंदू मतदाताओं का वोट कटने का अगर इल्जाम लग रहा है तो ये इसका कुछ औचित्य मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहली बात है कि दूसरी बात है कि हार के जब कारणों की, जैसा कि अभी राम किंकर जी ने कहा कि हार के कारणों में हम थोड़ा सा अगर आ रहे हैं उनके आपसी विवाद के बजाय, तो हम सीधी सी बात है कि ये कहेंगे ये जो मिशन 80 और 400 पार का नारा, ये महंगा पड़ा असल भारतीय जनता पार्टी को। विपक्ष ने इसकी काट निकाल ली और विपक्ष ने कहा कि, और अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी के मुंह से ये निकल भी गया था कि 400 पार अगर नहीं आएगा तो हम संविधान में अपने हिसाब से परिवर्तन कैसे करेंगे। इस तरह की जो चीजें हुई, आप देख रही हैं बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है और जो शिफ्ट हुआ है, वो पहले जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता था वो अब की बार समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो समाजवादी पार्टी भी अगर मान लीजिए, देखिए आप जीत गए हैं वो बहुत अच्छी बात है, आपकी एक रणनीति बहुत अच्छा काम आई है कि जहां पर MY फैक्टर आपके साथ में पहले से इंटैक्ट था और आप तीसरी जाति को, अयोध्या की भी बात की जा रही, तो वो एक जनरल सीट थी, वो रिजर्व सीट नहीं थी और कैंडिडेट जो है वो SC कैंडिडेट था, तो वो आपकी रणनीति काम आ गई। और दूसरी तरफ एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस एक कहावत जो कही जाती है राम किंकर जी, कि जब मढ़ी होती है तो बजती बहुत अच्छी है। तो ये मढ़ी होने और बजने की बात है। अदरवाइज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भी हम समालोचनात्मक तरीके से देखेंगे, हम पक्ष न भाजपा का लेंगे न सपा का लेंगे, लेकिन समालोचनात्मक तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को राम का फायदा केवल उत्तर प्रदेश में भले कम हुआ हो, लेकिन बाकी केरल तक हुआ है, समझे आप, बाकी कर्नाटक तक हुआ है, बाकी उड़ीसा तक हुआ है। उड़ीसा में पहली बार असेंबली में उनकी मेजॉरिटी आई है। तो वी कैन नॉट इग्नोर दीज फैक्टर्स। बिल्कुल, ये फैक्टर इग्नोर नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन जहां से उम्मीदें थी अगर वहां पर उम्मीदों में पानी फिर जाए तो जरूर सवाल खड़ा होता है। और 400 पार उसकी जो काट निकाली विपक्ष ने, वो बहुत कारगर रही। उन्होंने कहा ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, और
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के जनक तो नहीं लेकिन शिल्पी माने जाते हैं, वो उनका मानने वाला तबका आज भी एक बहुत बड़ा है और वो घबराया। वो इस बात से चिंतित हो उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी वास्तव में ये 400 पार का नारा क्यों 2014 में आए थे, बहुमत के साथ में आए थे, 2019 में आए थे, बहुमत के साथ में आए थे, और जो आपने करना चाहो वो काम भी आप अपने हिसाब से कर रहे थे, वो आप गिना भी रहे थे। तो ये 400 पार का नारा का मसला क्या है? और ये मिशन 80 जो उत्तर प्रदेश में कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। दूसरी ये कि आपका कार्यकर्ता जो है बिल्कुल, वो आपकी एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, अरुण अवस्थी जी का रुख करेंगे। अरुण अवस्थी जी, देखा जाए हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल किया था कि क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो संगठित है, क्योंकि अब संघ प्रमुख की तरफ से भी ये सवाल उठाया गया, और साथ ही राम की जो विचारधारा, जिस विचारधारा की बात भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर करती है, क्या उस विचारधारा में भी मतभेद नजर आया? उसका भी ये नतीजा है? बिल्कुल मतभेद तो है, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस के द्वारा ये कहा गया कि अहंकार, तो अहंकार की बात जब हुई तो अहंकार शब्द इनके लिए कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा गया, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अहंकार में थे जिसकी ये परिणति है। क्योंकि किसी भी जिले में देखें, हमारे रिपोर्टर्स हर जिले में है, ग्राउंड जीरो पे हैं, और हम लोगों ने एक बार एक फीडबैक समझा था कि आखिर जो इनका पन्ना प्रमुख है, जो इनका बूथ अध्यक्ष है, जो इनका मंडल अध्यक्ष है, वो कितना संतुष्ट है। तो हमारे पास एक अच्छी रिपोर्ट आई थी कि पन्ना प्रमुख को अपने दायित्व ही नहीं पता है कि हमको करना क्या है। कारण जब वो किसी की बात करता है, इनके यहाँ संगठन तो बहुत बड़ा है, लेकिन संगठन का जो मूल है, जो उनका कार्यकर्ता है, वो इस बार कतई सक्रिय नहीं रहा है, जिसकी परिणति चुनाव में देखने को मिली। उसके पीछे एक बड़ा कारण है, बूथ अध्यक्ष का काम होता है वोटर निकालना, वोट डलवाना। इस बार आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में हर सीट पे जो जीत का अंतर था वो कम हुआ है। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो वोटर शिफ्ट हो गया हो, उसकी मानसिकता बदल गई हो, उसके अंदर से राष्ट्रवाद समाप्त हो गया हो, और उसको लगा हो कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है, अब सत्ता बदल देना चाहिए, तो सत्ता बदलने के लिए पलट गया। यह भी संभव है कि उसने देख लिया कि यहाँ कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट है वो बहुत साफ सी रिपोर्ट है कि बूथ अध्यक्ष जो इस हैसियत में नहीं है कि वो किसी कार्यकर्ता का कोई भी काम करा सके, अपने मोहल्ले के किसी व्यक्ति को लेके तहसील या पुलिस थाने पहुंचे और वहां पे उसकी मदद करा सके। क्योंकि जो नेता होता है, लोग उसी के पास जाते हैं जो सबसे नजदीक का होता है, उसके पास लोग शिकायत बताते हैं, और शिकायत बताने के बाद में उससे मदद की उम्मीद करते हैं। वो मदद की स्थिति में होता नहीं है, तब कार्यकर्ता टूटता है, और कार्यकर्ता जब टूटता है तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, या तो वो दूसरे खेमे में चला जाता है या फिर घर पर शांत होकर बैठ जाता है। एक चीज और है, जिस तरीके से अयोध्या में हुआ समीक्षा के दौरान, अगर वो समीक्षा हो रही थी वहां पे, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करने पहुंच गए? क्योंकि समीक्षा कार्यकर्ताओं के साथ होती है, फीडबैक कार्यकर्ता से लिया जाता है, या दोनों लोगों को बुला के, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बीच का एक रास्ता निकाला जा रहा हो पूर्वाग्रह से, चूंकि दोनों ग्रसित रहे थे, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, इसलिए उन दोनों लोगों की मीटिंग कराने के लिए बुलाया गया हो, बल्कि समीक्षा बैठक हो ही ना। तो अगर समीक्षा बैठक थी तो सिर्फ कार्यकर्ता होने चाहिए थे। चूंकि राजू दास महाराज थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो दोनों लोग किस लिए वहां पे एकत्रित थे और क्या वार्ता होने वाली थी, वो वार्ता के बाद ये स्थितियां क्यों बिगड़ी, ये अब समीक्षा का विषय है अयोध्या के लिए। बाकी जगह कार्यकर्ता से समीक्षा लें, उनसे फीडबैक लें, लेकिन अयोध्या के लिए ताजा यही है कि इन दोनों लोगों के बीच में दिक्कत कहां से थी वो देखें। और जहां तक बात सुरक्षा की है, सुरक्षा देना सत्ता का काम होता है, सरकार काम होता है, प्रशासन काम होता है। सत्ता से जैसे निर्देश होते हैं उस तरीके से प्रशासन काम करता है। अब कहां से ये दिक्कत है? चूंकि हो सकता है कि इस समय सुरक्षा की आवश्यकता ना हो, बहुत सारे पूर्व मंत्री, बहुत सारे पूर्व सांसद, बहुत सारे पूर्व विधायकों की सुरक्षा हटाई गई है, उसी क्रम में इनकी सुरक्षा हटा ली गई। अब क्या है ये तो प्रशासन जाने, लेकिन जो उस दिन हुआ सरयू अतिथिगृह में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। चूंकि फीडबैक लिया जा रहा था तो वहां अधिकारी नहीं होने चाहिए थे, अगर अधिकारियों से बैठक हो रही थी तो वहां कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, दोनों का एक साथ होना
क्या बीच का रास्ता निकालने की कोई कोशिश की जा रही थी, लेकिन बात बनने की बजाय बिगड़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अयोध्या में जो ये नोकझोंक जिलाधिकारी और महंत राजू दास के बीच हुई और साथ ही महंत राजू दास का ये जो बयान निकलकर सामने आया, तो इससे अब 2027 के चुनाव की रूपरेखा क्या होगी, क्योंकि भविष्य को लेकर उन्होंने एक अलर्ट, एक अल्टीमेटम दे दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।